Good morning, class 8. Today we read History's lesson Ruling the Countryside. इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कैसे कंपनी जो है वो कॉलोनाइज किया उसने कंट्री साइड में, ऑर्गेनाइज किया रेवेन्यू रिसोर्सेज, रेडिफाइड किया राइट्स ऑफ पीपल, यानी किस तरह से जो है लोगों को जो है फिर से अपने राइट्स के बारे में बताना, और प्रोड्यूस के बारे में कि कैसे क्रॉप्स जो थी वो प्रोड्यूस हुई जैसा वो चाहते थे। कंपनी जो है द कंपनी बिकेम द दीवान, कैसे कंपनी जो है वो एक दीवान की तरह बन गई। दीवान दीवान मतलब वो कोई ऐसे कि पद का नाम जिसको हम लोग बोला जाता है। ऑन 12 अगस्त 1765 मुगल एम्पर जो है वो अपॉइंट किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में एज अ दीवान ऑफ बंगाल, यानी कि दीवान उनको दीवान बनाया गया था बंगाल का। एक्चुअल इवेंट जो था उस टाइम में वो मोस्ट प्रोबेबली जो है रॉबर्ट क्लाइव टेंथ में था, जो एक फ्यू इंग्लिशमैन था और इंडियंस जो है वो उसके विटनेसेस थे, गवाह थे। ठीक है, कुल मिला के अगर देखा जाए तो इसमें सारा का सारा जो ब्रिटिशर्स का ही जो इन्वॉल्व था। दीवान जो था वो उससे कंपनी जो थी वो एक चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव थी उस समय, जो उसको कंट्रोल करती थी। अब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो लैंड थी और जो रेवेन्यू रिसोर्सेज था उसको ऑर्गेनाइजिंग किया जाता। रेवेन्यू रिसोर्सेज का मतलब जो भी लगान वगैरह लगाया जाए, तो इससे क्या होता था कि ये एक ऐसा रास्ता था जिससे रेवेन्यू जो है वो ग्रोइंग एक्सपेंसेस कर दिया जाता था। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रॉप्स के बारे में, कैसे उन्होंने फसलें वगैरह उगाई। एक ट्रेडिंग कंपनी जो होती है वो हमेशा इंश्योर करती है कि जो है प्रोडक्ट्स खरीदे जा सकते हैं और उसकी जरूरत भी होती है, उसको सेल भी किया जाता है व्हाट इट वांटेड, यानी कि जितना जो है हम लोग चाहते हैं। इन्हीं ईयर्स में कंपनी जो थी वो उसने ये लर्न किया था कि बहुत सारे जो कॉशंस जो थे उसकी तरफ मूव कर ले, यानी कि अगर ये देखा जाए उनके पास एक पावर था जिसको पैसिफाई किया जा सकते कंट्री साइड में, और वो लोग क्या करते थे अपनी प्रेस्टीज और अथॉरिटी के हिसाब से करते। इसीलिए जो लोकल पावर जो थी वो कंट्रोल की जाती थी और उनको जो है कोई भी एलिमिनेटेड नहीं कर सकता था, हालांकि कि लोकल पावर को एलिमिनेटेड किया जाए। नेक्स्ट इज रेवेन्यू फॉर द कंपनी, यानी कंपनी के ऊपर किस तरह से रेवेन्यू, ये आप पिक्चर देख सकते हैं वीकली मार्केट। ये इस तरह से जो है वीकली मार्केट लगता था, जैसे हाट बाजार वगैरह हम लोग बोलते हैं गांव वगैरह में लगता है, तो ये वीकली मार्केट लगता था मुर्शिदाबाद में जो कि बंगाल में है। अब अपने रेवेन्यू कंपनी जो है उसमें दीवान तो बन गया, लेकिन अभी तक जो हमने देखा कि जो प्राइमरी जो होता है वो ट्रेडर होता है, ट्रेडर व्यापारी। वो चाहता है कि लार्ज रेवेन्यू जो है इनकम हो, लेकिन बट वॉज अनविलिंग, वो तैयार नहीं था सेटअप करने के लिए कोई भी रेगुलर सिस्टम और कलेक्शन के लिए। एफर्ट बहुत थे, इंक्रीज करना चाहते थे रेवेन्यू को, और वो खरीदना भी चाहते थे और बाय करना चाहते थे कॉटन और सिल्क क्लोथ को एज चीपली एज पॉसिबल, जितना सस्ता हो सके उतना। लेकिन 5 सालों में जो वैल्यू थी गुड्स की वो कंपनी ने क्या कर दी, डबल कर दी बंगाल की कंपनी ने। अब जाहिर सी बात है, अभी भी अगर आप देखो कोई भी अगर आप मोबाइल भी परचेज करने जाते हो तो कुछ दिनों बाद में उसकी जो कीमत होती है वो मोबाइल की कीमत तो घट जाती है, लेकिन कुछ ऐसी हमारी जो है एसेसरीज होती है जिसकी कीमत हम लोग देखते हैं कि बढ़ जाती है। जैसे कपड़ों की कीमत बढ़ जाती है ना, खाने पीने की चीजें, सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। मैं एक आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ इसमें। तो इसीलिए इसी तरह से जो है वहां पर भी क्या हो गया, वैल्यू ऑफ गुड्स जो थे उनकी कीमत जो है वो डबल कर दी गई। 1865 से पहले कंपनी जो थी उसने परचेज किए थे गुड्स इंडिया में, इंपोर्टिंग गोल्ड और सिल्वर के द्वारा, जो ब्रिटेन ने फ्रॉम ब्रिटेन के द्वारा किए गए थे। अब जो रेवेन्यू था वो कलेक्टेड किया गया था बंगाल में, और इसे फाइनेंस कर सकते थे हम लोग, परचेज कर सकते गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, उसको बेचने के लिए भी। जल्दी ही ये क्लियर किया गया कि बंगाल जो थी वो इकोनॉमिक जो है एक डीप क्राइसिस फेस, बहुत ही डीप क्राइसिस था बंगाल के अंदर, क्योंकि जो थी हमने अभी देखा कि कंपनी ने क्या किया, उसके दाम को जो है डबल कर दिया, किसी भी चीज के दाम को। आर्टिशंस जो थे वो डेजर्टिंग विलेजेस सीन्स दे वर फोर्स टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइसेस। जल्दी ही वो जो है कंपनी को अपना माल जो थे वो लो प्राइसेस पे देने के लिए फोर्स कर दिए गए। किसान जो थे वो अनेबल थे कि किसी भी तरह का वो पे नहीं कर पा रहे थे ड्यूज को, और उनकी डिमांडिंग जो थी वो बहुत ज्यादा थी। आर्टिफिशियल प्रोडक्शन जो था वो डिक्लाइन होता जा रहा था, और एग्रीकल्चर कल्टीवेशन जो था वो पूरी तरह से उसका विनाश हो चुका था, कोलैप्स हो चुका था। तब 1770 में एक टेरिबल फैमिन आई थी जिसने कि 10 मिलियन पीपल को बंगाल में किल्ड हो गए थे। उससे अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वर वाइप्ड आउट, यानी कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो थी उसका सफाया हो चुका था, वाइप्ड आउट हो गए थे। नेक्स्ट इज परमानेंट सेटलमेंट। अब इसका परमानेंट सेटलमेंट कैसा हुआ,
बहुत सारी कंपनियां जो थी ऑफिशियल वो चाहती थी कि इन्वेस्टमेंट किया जाए लैंड के ऊपर, जिससे कि एग्रीकल्चर को जो है इम्प्रूव कर सके, यानी कि और ज़्यादा अच्छी बनाई जा सके। 2 डिकेड्स के बाद में एक क्वेश्चन किया गया डिबेट के अंदर कि कंपनी फाइनली जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकती है परमानेंट सेटलमेंट को, जो 1793 में था। कॉर्नवालिस जो था वो गवर्नर जनरल था इंडिया का जब उसने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। जब टर्म्स किया गया था सेटलमेंट का, तो राजाज और तालुकास जो थे वो रिकॉग्नाइज्ड हुए थे जमींदार की तरह। वे हमेशा आप पूछा करते कितना कलेक्ट हुआ, कितना रेंट हुआ पीजेंट्स, और उनको पे करते थे रेवेन्यू कंपनी को। जो अमाउंट पेड किया जाता था वो फिक्स था परमानेंटली। इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज इवन इन फ्यूचर, यानी कि इसको जो है फ्यूचर में नहीं बढ़ाया जाएगा। ये महसूस किया गया था कि इससे जो एक रेगुलर फ्लो रहेगा रेवेन्यू का, कंपनी ऑफर्स करेगी और उसी के साथ सेम टाइम जो एनकरेज करेंगे जमींदार को, जिससे वो इन्वेस्ट करेंगे इम्प्रूविंग लैंड को। सीन्स इसी के साथ में जो रेवेन्यू डिमांड जो थी स्टेट की वो इंक्रीज होती गई और जमींदार जो थे वो बेनिफिट लेते गए और प्रोडक्शन जो था लैंड का वो भी बढ़ता चला गया। परमानेंट सेटलमेंट हुआ, कैसे क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हुई, कंपनी ऑफिशियल जो थे वो जल्दी डिस्कवर करने लग गए, जमींदार जो थे वो इन्वेस्टिंग करने लग गए लैंड को इम्प्रूव करने के लिए। रेवेन्यू जो था वो फिक्स था, जिससे कि हाई बहुत ज्यादा हाई भी था। एक तरह से देखा जाए रेवेन्यू दैट बी फिक्स वाज सो हाई, तो जमींदार जो थे वो चाहते थे, उन्होंने ये पाया कि इसको तो डिफिकल्ट है पे करना। एनीवन हु फेल टू पे द रेवेन्यू, जो भी इस रेवेन्यू को पे करने में फेल्ड होता है, लॉस्ट इज जमींदारी, वो अपनी जमींदारी खो देता है। न्यूरेज जमींदारी जो थे वो सोल्ड ऑफ हो गए थे। ऑक्शन जो थे वो ऑर्गेनाइज हो गए थे, कंपनी के द्वारा ऑक्शन वगैरह होते हैं ना कि जमीन को बेचा जाता है। तो फर्स्ट डिकेड जो था 19th सेंचुरी का, उसकी सिचुएशन चेंज हो चुकी थी। प्राइसेस जो थे मार्केट के वो बढ़ गए थे और कल्टीवेशन जो थी वो स्लोली हो गई थी। ये मेंट था कि इंक्रीज जो था इनकम का जमींदारों के साथ में, वहां पर कोई गेन नहीं था। कंपनी जो थी वो उसको इंक्रीज करी थी एक रेवेन्यू डिमांड के साथ में, लेकिन एक फिक्स परमानेंटली के साथ में। लेकिन तब जब जमींदार जो थे वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे इम्प्रूविंग लैंड के लिए, इसमें से कुछ जो थे अपनी लैंड को खो चुके थे बहुत जल्दी सेटलमेंट के साथ में। अदर्स जो थे उन्होंने देखा कि किसी भी तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो रही इसके साथ में, और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि क्या पता किस तरह से लैंड पे अगर मैं इम्प्रूवमेंट करूँ या उस पर ज्यादा पैसे लगाऊं तो उस पर कितना रेवेन्यू जाएगा, वो मेरे पास रहेगी या नहीं रहेगी। एक लंबे समय, जैसे जैसे लंबे समय बीतता गया, जमींदार जो थे वो चाहते थे कि उनकी लैंड और टेंट जो है वो उन्हें मिल जाए, और इसी के साथ में जो इंटरेस्टेड दिखाया उन्हें लैंड को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरी तरफ हमने देखा कि विलेजेस वगैरह जो होते हैं उसमें कल्टीवेटर फाउंड किया गया, और उसमें जो है ऑप्रेसिव, यानी कि उनको जो दबाया गया, दमन किया गया। जो रेंट जो था वो पेड किया गया था जमींदार के द्वारा, जो बहुत ज्यादा हाई था, और राइट था उनके पास में लैंड को इनसिक्योर करने का। यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें जो है रेंट पे करना, उनको लोन भी लेना पड़ा मनी लैंडर के साथ में। उसी के साथ जब वो फेल होते हैं उस पे को रेंट करने के लिए, तो उन्हें जो अपनी लैंड से बाहर निकाल दिया जाता, और उनकी जो कल्टिवेटेड होती वो जनरेशन के लिए जो है द लैंड हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशन, ये फ्यूचर के लिए जो है कोई भी जनरेशन हमारी जो नई पीढ़ी आएगी उसके लिए उसको रख दिया जाता। नेक्स्ट इज अ न्यू सिस्टम, महालावारी सेटलमेंट। अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर हमने देखा कंपनी ऑफिशियल जो थे वो कन्विंस थे कि जो सिस्टम ऑफ रेवेन्यू है उसको चेंज किया जाए दोबारा से। अब कैसे जो है रेवेन्यूज फिक्स किया जाए परमानेंटली टाइम के साथ में, और कंपनी को जरूरत थी बहुत ज्यादा मनी की, जिससे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेड को किस तरह से जो खर्चे से बचाया जा सके। नॉर्थ वेस्टर्न जो है प्रोविंसेस, उसके अंदर बंगाल प्रेसिडेंसी जो है इन इंग्लिश में, जिसको हॉल्ट मैकेनिज, इसका ये देखो पिक्चर भी दे रखा है। हॉल्ट मैकेनाइज जो है वो डिवाइस, उसने न्यू सिस्टम स्टार्ट किया था जो इफेक्ट में आया था 1822 में। उसने महसूस किया कि जो विलेज जो है वो इम्पोर्टेंट सोशल पेज इंस्टीट्यूशन है हमारी नॉर्थ इंडियन सोसाइटी के अंदर, और जरूरत है उसको प्रिजर्व करने के लिए। उसकी डायरेक्शन के साथ अंडर ही कलेक्टर जो थे वो वापस जो है विलेज टू विलेज चले गए, इंस्पेक्टिंग की थी उनके लैंड को, मेजरिंग किया था फील्ड को, और रिकॉर्ड किया था कस्टम और राइट को, जो भी डिफरेंट ग्रुप्स थे। ये एस्टिमेट रेवेन्यू जो था वो ईच प्लॉट का था एक विलेज के साथ में, जिसको एडेड किया गया था, कैलकुलेट किया गया था, और जिस पर रेवेन्यू लगाया गया ईच विलेज जो था वो उसको पे करता था। ये डिमांड जो है वो रिवाइज की गई थी पीरियडिकली, एक परमानेंटली फिक्स नहीं था, सिर्फ एक कार्यकाल के अंदर, एक अवधि के अंदर फिक्स था। ये जो चार्ज जो था कलेक्टिंग ऑफ रेवेन्यू का, और इसको जो पेइंग किया था कंपनी ने, वो विलेज हेडमैन था। इसी के साथ में जमींदार भी उसके साथ में था। ये सिस्टम जो था उसको मालावारी
महालवारी सेटलमेंट बोला जाता है। नेक्स्ट इज मुंड्रो सेटलमेंट। मुंड्रो सिस्टम जो था वो ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर साउथ में माना गया था, और ये जो आइडिया जो था वो एक परमानेंट सेटलमेंट का था। ये एक नया सिस्टम था जिसके अंदर जो ये माना गया था कि टू बी नोन एज रोटवारी, इसको रोटवारी भी बोला जाता है। इसके द्वारा छोटे स्केल पे जो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड जो था उसने चाहा कि कुछ एरिया जो है वो कंपनी टेकन ओवर कर ले। जब वॉर हो जाए उसके बाद में टीपू सुल्तान उस समय था। सब्सिक्वेंटली डेवलप किया गया था थॉमस मुंड्रो के साथ में सिस्टम, जो ग्रेजुअली बढ़ता चला गया सारे साउथ इंडिया में। रीड एंड मुंड्रो जो उसने महसूस किया था कि साउथ जो एक ट्रेडिशनल जमींदार है, साउथ का जो एरिया है देयर वाज नो ट्रेडिशनल जमींदार, वहां पर कोई भी ट्रेडिशनल जमींदार नहीं है, इसलिए सेटलमेंट जो होता है उसको आर्ग्यूड किया गया। उसी के साथ जो है कल्टीवेटर किए गए और वहां पर जो खेती वगैरह किया गया, जिससे कि क्या हुआ, कृषि जो थी वो जनरेशन के लिए सुरक्षित रखी गई। ये फील्ड जो थे वो केयरफुली किए गए, दैट हैड टू बी केयरफुली और सेपरेटली सर्वाइव किए गए। जब रेवेन्यू लगाने से पहले मुनेरो जो था वो सोचता था कि ब्रिटिश जो है उसको भी क्या होना चाहिए, पेट्रोल फादर है वो, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ अंडर दिस चार्ज। ये जो सारे के सारे जो सारी चीजें हैं, जो भी सेटलमेंट है, जो लैंड रेवेन्यू, उनकी सबकी वो क्या है, पैटर्नल फादर है। ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे ऑल वॉज नॉट वेल। सो ऑल वॉज नॉट वेल क्या था ये वो हम कल बताएंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।